नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पारित हो गया। विपक्षी सांसद बिल पारित होते ही सदन से वॉकआउट कर गए। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष कह रहा था कि पीएम आए तब चर्चा होगी, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए, फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया? अमित शाह ने यह दावा भी किया कि बिल पास होते ही केजरीवाल विपक्षी गठबंधन से निकल जाएंगे। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी के क्षेत्र है, इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी। संविधान सभा से शुरू हुई बात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। नेहरू से अंबेडकर तक का जिक्र हो गया, लेकिन अमित शाह को बखूबी पता था कि दिल्ली का यह बिल 2024 का सेमीफाइनल से कम नहीं। संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं, लिहाजा जल्द ही वो अपने लक्ष्य की तरफ लौट आए। पहले अरविंद केजरीवाल निशाने पर आए, फिर उनके समर्थन में खड़े विपक्षी दल भी हमले की जद में आ गए। लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि अगर घोटाला रोकना ही मकसद था तो फिर अध्यादेश क्यों लाया? 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते। मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जनता सब देख रही है। अगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं। दिल्ली सेवा बिल के बहाने लोकसभा में बीजेपी के दूसरे सांसदों ने भी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगाई। अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया तो केंद्र की योजनाओं को लटकाने का भी इल्जाम जड़ दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी, दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया, जिनके दम पर राजनीति में आया था ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है। अन्ना जी भले अनपढ़ है, लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था। अध्यक्ष जी कहता, मैं दिल्ली का मालिक हूं, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी दादागिरी का परिचायक बन गया। आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, all these issues will go to central government. ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई?
मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो, सेंटर का उसमें अधिकार है। हालिया उपचुनाव में लोकसभा में अपना खाता खोलने वाली आम आदमी पार्टी सदन के बाहर खूब बरसी। पार्टी ने बीजेपी पर यू टर्न लेने का इल्जाम लगाया, बिल को लोकतंत्र और संविधान की हत्या का मजमून बताया। ये भी पूछ बैठी कि अमित शाह नेहरूवादी कब हो गए। हमारे गृह मंत्री जी नेहरूवादी हो गए। जैसे अभी 2 बजे दोपहरिया में घुसे नेहरूवादी कह रहे हैं, हम नेहरू 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 जिंदाबाद। अरे भैया, अपना घोषणा पत्र पढ़ो। जरा सी भी शर्म है इस देश के गृह मंत्री को तो अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। 93 में, 98 में, 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2015 में, 2014 के लोकसभा के चुनाव में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत खुद भारतीय जनता पार्टी ने की। जब नेहरू जी थे उस वक्त 239A नहीं बना था। 239A कब बना? नरसिम्हा राव जी की सरकार में। और उसमें क्या लिखा गया उस संविधान की धारा में कि सिर्फ 3 विषय को छोड़कर सारा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होगा। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास होगा। आज गृह मंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि ये दिल्ली सेवा बिल वास्तव में बीजेपी के अरविंद केजरीवाल फोबिया का नतीजा है। बीजेपी को केजरीवाल फोबिया की बीमारी है, उन्हें केजरीवाल से डर लगता है, जिसके चलते वो ये बिल लाए हैं। आज उन्होंने खुद सदन के भीतर, सदन के पटल पे अपनी ये बात रखी कि 2015 तक तो दिल्ली में सब ठीक था। 2015 के बाद जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमें ज़रूरत लगी कि हम सरकार से ये सारी शक्तियां ले लें। यानी कि उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि ये दिल्ली सेवा बिल राजनीति से प्रेरित बिल है। लोकसभा में दिल्ली बिल पर चर्चा के दौरान बीजेडी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुखिया लल्लन सिंह सत्ता पक्ष पर लाल पीले होठ। एक 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है। कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं। आप बोलिए ना, आप उधर यार मत दीजिए। राजीव जी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी दलों के आरोपों का भी जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की विपक्षी व्याख्या को गलत ठहराया, विपक्षी एकता का मजाक उड़ाया और लगे हाथ ये भी कह दिया कि 2024 में तो मोदी ही आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। सब इकट्ठा होकर देखो, सामने बैठे सारे इकट्ठा।
आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस को वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और टीडीपी का भी समर्थन मिल चुका है। ऐसे में राज्यसभा में सत्ता पक्ष की ताकत बढ़ चुकी है, जबकि लोकसभा में तो बीजेपी को किसी की मदद की दरकार ही नहीं है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूरे मॉनसून सत्र में हर रोज मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे के बीच आज संसद में हंसी मजाक देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जब सभापति के सामने नियम 267 के पर चर्चा की मांग दोहरा रहे थे, चेयरमैन पर गुस्सा होने का इल्जाम लगा रहे थे, तभी सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को टोक दिया। कहा, मैं 45 साल से शादीशुदा हूं, गुस्सा नहीं करता। मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before. The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right. I am not required to defend left. I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. Therefore, such an observation coming from leader of opposition is not very wholesome. मणिपुर पर फिर सदन में शोर हुआ। विपक्ष ने फिर नियम 267 के तहत चर्चा पर जोर दी। आसन पर खड़गे के इल्जामों से सभापति आहत हुए। लेकिन कुछ ही देर बाद सीन बदल गया। सभापति मजाक के मूड में आ गए। जिनके आरोपों से उखड़ गए थे, उन्हीं के साथ हंसी ठिठोली करने लगे। 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए, यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इश्यू क्यों बन गया। और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए, तो हमने कारण तो बताया। मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे। आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता मैंने चंद लोग एंड मिस्टर Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know. As senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता। इसको मोटिफाई कर दो सर थोड़ा। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते। हर दिन की तरह राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। मांगे न माने जाने पर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, लेकिन सभापति के मजाकिया अंदाज ने सदन का माहौल हल्का कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने सर्वे पर रोक की मांग वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
ये समझिए कि हिंदू पक्ष की आज जीत हो गई। भले ट्रायल बाकी है इस केस का, लेकिन आज जीत तो हो गई। पूरी तरह से ऑर्डर हमारे पक्ष में रहा, कारण कि एएसआई ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। न्यायालय ने परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया और इसके साथ ही एएसआई सर्वे की बाधा हट गई। फैसला आया है, वो फैसले में जिला जज के आदेश, वाराणसी के जिला जज के आदेश को उन्होंने आदेश को मान लिया है, सही ठहराया है और अपने आदेश में होल्ड किया है कि जो पुरातत्व विभाग के आलोक तिवारी जी द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि बिना ढांचे को क्षति पहुंचाए सर्वे कार्रवाई हो सकती है, रिपोर्ट हो सकता है, वो तो उन्होंने कहा कि पर्याप्त है और सर्वे किया जाए। इसके बाद हम लोग आदेश को जो है अवलोकन करके और डीएम और पुरातत्व विभाग को इसकी कॉपी उपलब्ध कराएंगे और इसके बाद एक समय निर्धारित करके सर्वे कराएंगे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और पूरे केस में मील का पत्थर साबित होगा और जो एसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एसआई सर्वे वास्तव में ज़रूरी है। देखिए, हर आदमी जानता, आप सब जान चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कोई एक नहीं, 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है, जो कि चीख चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही हैं, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुम्बद के नीचे पुराने शिखर है वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है। बहुत खुश हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था, अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। सुनने में आया है कि सर्वे टीम पहुंच गया है और आज ही से शुरू होगा, सुनने में आया है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आज से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, जिसके बाद एएसआई ने एक एफिडेविट दाखिल कर कहा था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। एएसआई के इसी एफिडेविट को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगा ब्रेक हटा दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एएसआई सर्वे का जो जजमेंट आया है, जो हमारी रीट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज की है, उसका पूरा जजमेंट अभी देखा नहीं गया है, लेकिन जो भी जजमेंट आया है हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीट में एसएलपी में जाएंगे। जो हमारी रिलीफ है, हमको जो लीगल राइट है भी अवेल करने के लिए, हम उसको अवेल करेंगे। ये कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि दुनिया के सामने दिखा सकें कि साहब हम कोर्ट गए थे, कोर्ट ने ये फैसला किया है सबूतों के आधार पर, फलां के आधार पर, और फिर इसको तोड़वा देंगे। जैसे बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बना दिया। कोर्ट पर विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि संविधान का एक हिस्सा है कोर्ट। लेकिन हालात ये हैं कि कोर्ट भी सरकारों के कदमों में चले गए, वो भी उनकी तरह से जो वो कहते हैं वो फैसला सुनाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने हिंदू पक्ष को खुशी दी तो बीजेपी भी बल्लियां उछलने लगी। ज्ञानवापी के बहाने पक्ष विपक्ष की टोली आमने सामने आ गई। मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। पक्ष करने से क्या फ़ायदा जब कोर्ट का कोई फैसला आएगा, कोई बात आएगी। तो अभी तो कोई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ रहा। अब उन्होंने दोबारा फिर इजाज़त दे दी है, तो अभी ये वो जाने किस मसलहत के तहत दिए और उसमें वो क्या चाहते हैं। माननीय न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है और वहाँ सबूत सारे विद्यमान हैं। किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में कमल का फूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं होती। वहाँ सारे सबूत हैं और हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हमें उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, उसके स्पिरिट और ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है। और उसका स्पिरिट ऑब्जेक्टिव ये था कि सिवाय बाबरी मस्जिद छोड़कर जितने समुदाय के रिलीजियस प्लेसेस है उनका जू का तू स्टेटस को बरकरार रहेगा। अब जब इस तरह का ऑर्डर आता है तो फिर 91 एक्ट क्या हो गया? 91 एक्ट का डेड लेटर बन गया क्या? इसलिए हम कहते हैं कि ये फैसला गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब की सुनवाई करेगा तो हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या है। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ फैसला दिया। 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित जगह पहले मंदिर था, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी।
विवादित परिसर में आज भी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24। बात मणिपुर की। मणिपुर की शांति को न जाने किसकी नजर लगी कि 90 दिन पहले शुरू हुई हिंसा आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को मणिपुर का विष्णुपुर एक बार फिर से गोली और बॉम्ब की आवाज से दहल उठा। हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर का हाल देश के दिल को छलनी कर रहा है। लेकिन शायद मणिपुर के चीख कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं, और पूरी दुनिया मणिपुर के हालात देखकर यह कहने को मजबूर है कि बहुत हुआ, अब बस करो। मणिपुर में भीषण संदेश को डरा रहे हैं। एक रुके हुए फैसले ने मणिपुर के शांति और भाईचारे पर ऐसा कुठाराघात किया जिससे यह राज्य उभरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शांति और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और मणिपुर की सड़कें गोली और बम की गूंज से दहल रही हैं। 3 अगस्त को मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को 3 महीने पूरे हो गए और हालात सुधरने की जगह बिगड़ते ही जा रहे हैं। सेना के जवानों ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों को छावनी में बदल दिया, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे सारी कोशिशें धरी की धरी नजर आ रही। हिंसा और गुस्से का आलम यह है कि लोग सीधे सेना से भिड़ने में गुरेज नहीं कर रहे। 3 अगस्त गुरुवार को भी बिष्णुपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें करीब 17 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बिष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने की कोशिश की। असम राइफल्स के जवानों ने मैतेई समुदाय की महिलाओं को रोकने की कोशिश की। जवानों की कोशिश से महिलाएं गुस्से में आ गई और महिलाएं सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। खबरों के मुताबिक झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। मणिपुर के विष्णुपुर में हुई ताजा हिंसा के पीछे बुधवार रात फैली एक अफवाह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक बुधवार रात एक अफवाह फैली कि कुछ कुकी समुदाय के लोगों के शव दफनाने के लिए बाहर ले जाए जा सकते हैं। इसके बाद इम्फाल में 2 अस्पतालों, रीजनल आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के पास भीड़ जमा हो गई। हालांकि उस वक्त पुलिस भीड़ को शांत करने में कामयाब रही और रात 10 बजे तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन सुबह होते होते हालात बिगड़ने लगे और विष्णुपुर में हिंसा ने एक बार फिर पूरे देश को डरा दिया। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों के शव इम्फाल और चुराचांदपुर के अस्पतालों की मॉर्चरी में रखे हैं। गुरुवार को चुराचांदपुर में कुकी समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद यह फैसला टाल दिया गया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के मुताबिक चुराचांदपुर जिले के लमका शहर के तुई बेंग शांति मैदान में शवों को दफनाने का कार्यक्रम होना था। इम्फाल में रीजनल आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पतालों की मॉर्चरी में ही
इम्फाल घाटी में जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के कई शव रखे हुए हैं। किसी भी हिंसा को रोकने के लिए यहां असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हिंसा में अपनी शांति और अपनों की जान गंवा चुके मणिपुर के आम लोग इस पूरी अशांति से गुस्से में। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। इम्फाल में अपुम्बा तेनबांग लोक पात्सोई विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने 26 दिन बाद 2 किशोरों का पता नहीं लगा पाने के विरोध में प्रदर्शन किया। 3 मई को हिंसा फैलने के बाद से राज्य में 2 पत्रकारों और 2 किशोरों समेत 27 लोग लापता हैं। एक तरफ आम लोग सरकारों के लचर रवैये से आहत हैं, वहीं दिल्ली में भी मणिपुर को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मर्जी से चर्चा कराने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं सदन के बाहर विपक्ष मणिपुर मुद्दे को सरकार के खिलाफ हथियार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैंड ऑर्डर मिनिस्ट्री, उसके बाद भी आप 267 पे चर्चा नहीं कराओगे। चर्चा होनी चाहिए, ये मैंने उठ के कहा। सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण भी मैंने दिया और इन सारी बातों के बावजूद भी सरकार पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। 267 पे चर्चा कराओ, प्रधानमंत्री जी आके बोलें, बात खत्म हो जाए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनका सबसे बड़ा पोल प्रॉमिस ये था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 9 साल इनकी सरकार को हो गए और फिर भी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में ये लोग एकदम फिसड्डी रहे हैं। आज मणिपुर के चीफ मिनिस्टर भी अपनी जगह पे कायम है। 90 दिन से ज्यादा हो गए हिंसा चल रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं पे के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। गवर्नमेंट किसी विपक्ष की कोई बात मानने को तैयार नहीं। मणिपुर में गांव के गांव हिंसा की आग में चल रहे हैं। ज्यादातर गांवों में या तो गांव वालों ने खुद ही सुरक्षा का बीड़ा उठा लिया या गांव के गांव खाली हो चुके हैं। मणिपुर के एक ऐसे ही गांव में न्यूज़ 24 की टीम भी पहुंची, जहां हिंसा के बाद पूरा गांव खाली हो चुका है। गांव का गांव पूरा का पूरा सन्नाटा है। लोग हमें भी मना कर रहे थे कि आप लोग न जाइए, क्योंकि सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस इलाके से बम आता है, और देखिए ये पूरा का पूरा घर, यहाँ पे कोई नहीं है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और दूसरे तरफ जहाँ पे देखें जो बम आता है, लोग गांव के यहाँ पे बंकर बना के रहा करते थे। तो कह सकते हैं कि ये गांव पूरी की पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है। पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर में आग लगी है। राज्य के बॉर्डर एरिया के गांवों में आज भी रात को बमों और गोलियों की गूंज सुनाई पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग गांवों में बंकर बनाकर खुद को बचा रहे हैं। मणिपुर के गांवों में हमलों के निशान जहां तहां देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ 24 की टीम मणिपुर के एक ऐसे ही गांव में दाखिल हुई जहां लोग रह रहे हैं। गांवों में रात के वक्त हमलों में खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है।